इस मानसून सेशन में मोदी गवर्नमेंट ने 20 से ज्यादा बिल पास किए हैं और इनमें से कई बिल्स अपोजिशन के प्रोटेस्ट और हंगामे के बीच वॉइस वोट के थ्रू पास किए गए थे। और इसी सत्र में जिस दिन एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर पार्लियामेंट में डिस्कशन होना था, उसी दिन लोकसभा ने माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल भी पास कर दिया, अगेन विदाउट अ डिटेल डिबेट। तो सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्स को अपोजिशन के प्रोटेस्ट के दौरान पास कर सकती है या नहीं कर सकती। ऑफकोर्स गवर्नमेंट पास कर सकती है और इस सत्र में कई बिल्स इसी तरह से पास किए भी गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एफसीआरए बिल के साथ ऐसी अलग अप्रोच क्यों अडॉप्ट की गई। एफसीआरए बिल जो कि मार्च में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब तक 13 अगस्त तक जब मानसून सत्र समाप्त हो चुका है, ना तो ये पास हुआ है और ना ही गवर्नमेंट ने इसे विड्रॉ किया है। इंस्टेड एक तीसरा तरीका अपनाया गया है, बिल को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। इसका मतलब है बिल को एक डिटेल्ड पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए टेम्पररी होल्डिंग स्टेज पर भेज दिया गया है, जहां उसके प्रोविजंस को एग्जामिन किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाएगी एंड देन रिकमेंडेशंस के साथ बिल पार्लियामेंट के पास वापस आ सकता है। इसलिए अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकली एक पेस सेविंग टेक्निक भी हो सकती है और स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को टाइम देने वाली मूव भी आप कह सकते हैं इसको, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। खैर, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेपीसी रूट एक्चुअली काम कैसे करेगा और अब एफसीआरए बिल का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। दूसरा, हम देखेंगे कि इस बिल पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से जो प्रेशर बना था उसमें कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, एंड देन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिल के बारे में समझ लेते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये बेसिकली वो लॉ है जो डिसाइड करता है कि एनजीओज, ट्रस्ट, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो दूसरी एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉरेन फंडिंग रिसीव कैसे करेंगी और उनको यूटिलाइज कैसे कर सकती हैं। और यहाँ पर कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो ऑलरेडी एफसीआरए एक्ट है उसी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं ना। कौन से चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं तो चलिए वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ा और जो सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का क्रिएशन किया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है या सरेंडर हो जाता है या फिर सर्टिफिकेट सीज हो जाता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से लिंक्ड एसेट्स हैं उनको हैंडल, मैनेज और इवेंचुअली डिस्पोज करने के लिए एक डिफाइंड अथॉरिटी होगी। दूसरा चेंज ये है कि जेल टर्म को 5 ईयर्स से घटाकर 1 ईयर का प्रपोजल रखा गया है। और तीसरा ये है कि एफसीआरए रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने से पहले जो स्टेट एजेंसीज हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी। और अगर आप इसका स्केल देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। देखिए, जुलाई 2026 तक इंडिया में 14,449 एक्टिव एफसीआरए सर्टिफिकेट्स थे। मतलब इतनी ऑर्गेनाइजेशंस अभी एक्टिव है जिनके पास की लीगल सर्टिफिकेट मौजूद है। लेकिन 22,498 सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो चुके हैं और 15,212 सर्टिफिकेट्स एक्सपायर्ड या डीम्ड एक्सपायर्ड हो चुके हैं। मतलब एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के कंपैरिजन में ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एफसीआरए सिस्टम से बाहर हो चुकी हैं। और इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वाला प्रोविजन है वो पॉलिटिकली और लीगली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी ये इन सभी कैंसिल और एक्सपायर्ड जो लाइसेंस वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो भी एसेट्स हैं जो कि फॉरेन फंडिंग से खरीदे गए हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लेगी। ऑफकोर्स ये अथॉरिटी अभी के लिए ऑपरेट नहीं कर रही है क्योंकि बिल अभी लॉ बना नहीं है, लेकिन जैसे ही बिल पास हो जाता है एंड ये अथॉरिटी बन जाती है उसके बाद ये इन सभी एसेट्स को अपने कंट्रोल में ले सकती है। लेकिन अभी बिल पास नहीं हुआ है, ये अथॉरिटी नहीं बनी है, बल्कि ये जो पूरा बिल है इसको भेज दिया गया है जेपीसी के पास। जेपीसी बेसिकली एक 31 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसमें 21 मेंबर्स तो लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 मेंबर्स लिए जाते हैं राज्यसभा से। इसका काम बिल के प्रोविजंस को डिटेल में एग्जामिन करना, स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स के व्यूज लेना और पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन देना होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कमेटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस साल ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रही है। तो याद रखिएगा कि इसमें 21 मेंबर्स लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 मेंबर्स इसमें राज्यसभा से लिए जाते हैं। खैर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जेपीसी है ये खुद बिल को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकती, ये केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है एंड देन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है, मॉडिफाई करना है या फिर कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना है, एंड देन पार्लियामेंट इस बिल को पास कर देगा। अच्छा, ये जो कमेटी है इसका भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया हो। जो आने वाला सेशन होगा विंटर सेशन, उसके पहले वीक में इसको अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी पार्लियामेंट में। और इस बिल को जेपीसी कमेटी को रेफर करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि अपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट पर मैसिव प्रेशर क्रिएट कर दिया था। फिर चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो या जो पूरा इंडिया अलायंस है, जो अदर पार्टीज हैं, वो सभी इस बिल को विड्रॉ करने की मांग कर रही थी, ना कि जेपीसी को रेफर करने के लिए। इनफैक्ट डीएमके के जो राज्यसभा एमपी हैं पी विल्सन, उनकी लीडरशिप में कई क्रिश्चियन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स ने होम मिनिस्टर अमित शाह से मीटिंग भी की थी। खैर, जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस पूरे मानसून सत्र में अपोजिशन ने ऑलमोस्ट हर एक मेजर बिल पर प्रोटेस्ट किया था। लेकिन देखिए, एफसीआरए का केस थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है एक बड़े वोटर बेस पर। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, चर्चेज और मिशनरी रन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंसर्न के अलावा ये इशू स्पेशली केरला, तमिलनाडु
और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में पॉलिटिकली सेंसिटिव भी बन गया था। यानी सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर का अपोजिशन प्रेशर नहीं था, बल्कि ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी क्रिएट हो चुकी थी। और इसी वजह से जो एफसीआरए बिल है, इसको बाकी रूटीन बिल्स की तरह सिंपली वॉइस वोट से अगर पास कराया जाता तो ये थोड़ा पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक प्रेशर की ही बात है, बल्कि इस बिल के अराउंड जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी बहुत ज्यादा क्रिएट किया जा रहा था। हम लोगों ने देखा था कि कुछ ही दिन पहले जो यूएस के कांग्रेसमैन है राइली मूर, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो बिल है ये चर्चेज और रिलीजियस चैरिटीज के एसेट्स पर कंट्रोल लेने की पावर दे देगा गवर्नमेंट को, और इसे क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट एक अटैक के रूप में तक डिस्क्राइब कर दिया था। खैर, इसको तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो अपोजिशन और जो अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका प्रेशर था, दूसरी तरफ यूएस की साइड से मैसिव इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा था। तो गवर्नमेंट के लिए जो पूरी कैलकुलेशन थी वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। इसीलिए सबसे जो सेफ मूव था वो यही था कि इसको जेपीसी कमेटी को रेफर कर दिया जाए, एट देन विंटर सेशन में इसको फिर से दोबारा पास करने के लिए पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो अभी के लिए एफसीआरए बिल फॉर्मली जेपीसी के पास जा चुका है। कमेटी बिल को सेक्शन बाय सेक्शन एग्जामिन करेगी, जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। जैसे कि इस केस में एनजीओज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। देन गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आएंगे और जो दूसरे अफेक्टेड ग्रुप्स हैं उन सभी के साथ डिस्कस किया जाएगा। और यहीं पर बिल के जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस हैं उन पर एक्चुअल नेगोशिएशन भी स्टार्ट होगी। हालांकि गवर्नमेंट का जो डिफेंस है वो ऑलरेडी क्लियर है। गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बने एसेट्स का वेस्टिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीटली नया आइडिया नहीं है। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी में प्रिंसिपल तो था, लेकिन उस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, असेट्स की कस्टडी कौन लेगा, मैनेज कैसे करेगा और उनको डिस्पोज कैसे करेगा, उसका डिटेल्ड फ्रेमवर्क क्लियर नहीं था। तो बस उसी फ्रेमवर्क को बनाया जा रहा है, ना कि कोई नया अमेंडमेंट उसमें ऐड किया जा रहा है। और जेपीसी के अंदर असली डिबेट इसी चीज को लेकर होने वाली है। अपोजिशन और अफेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पावर्स, एसेट वेस्टिंग मैकेनिज्म और सेफगार्ड्स को लिमिट या मॉडिफाई करने की डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट दूसरी तरफ वही आर्ग्यूमेंट देगी कि वो कंप्लीटली न्यू पावर क्रिएट नहीं कर रही है, बल्कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसी की ऑपरेशनल क्लैरिटी दे रही है। खैर, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि गवर्नमेंट ने एफसीआरए बिल को स्ट्रेटेजिकली डिले किया है या फिर ये कंप्लीटली पॉलिटिकल यू टर्न लिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरह से देखते हैं। गवर्नमेंट ने बिल को विड्रॉ नहीं किया है, उसने बिल को जेपीसी के पास भेजा है और उसके लिए एक डिफाइंड टाइमलाइन भी है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपना जो कोर ऑब्जेक्टिव था वो फॉर्मली अबेंडन नहीं किया है। भाई, अगर आप दूसरी तरफ देखो तो आप ये भी कह सकते हो कि जेपीसी को रेफर करना ये गवर्नमेंट को फोर्स किया गया है, ना कि गवर्नमेंट ने बाय चॉइस किया है। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट की कमजोर स्थिति दिखाती है आज के समय में। अब देखना होगा कि जेपीसी की रिपोर्ट में क्या आता है। हो सकता है कि जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसकी पावर्स को क्लैरिफाई किया जाए, हो सकता है जो असेट वेस्टिंग मैकेनिज्म है उसमें एडिशनल सेफगार्ड्स लगाए जाएं, हो सकता है कुछ प्रोविजंस को सॉफ्ट किया जाए या पूरी तरह से रीड्राफ्ट ही कर दिया जाए। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, जेपीसी की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती हैं। जो आखिरी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट का होगा, पार्लियामेंट का होगा। तो अभी के लिए एफसीआरए बिल का इशू खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि अभी ये जो पूरा इशू है ये एक तरह से स्टार्ट हुआ है। नाउ एज ऑलवेज मैं यहाँ पर आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ने जेन्युइनली बिल को रिकंसिडर करने के लिए जेपीसी रूट को चूज किया है, या फिर ये एक सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर को टेम्परली मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है? और आपके अकॉर्डिंग क्या विंटर सेशन में हमें एफसीआरए बिल का सॉफ्ट कोई वर्जन देखने को मिलेगा, या फिर गवर्नमेंट ओरिजिनल स्ट्रक्चर को ही डिफेंड करेगी? आपका जो भी एनालिसिस हो, आपका जो भी ओपिनियन हो, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।